हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक क्लास के फिजिक्स चैप्टर के महत्वपूर्ण फिजिक्स सिलेबस के महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा को देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम इस विद्युत धारा के चैप्टर में जीरो लेवल से लेकर आपको हीरो लेवल तक का चीजें बताएंगे। एक एक चीज का वर्णन मिलेगा, एक एक चीज का व्याख्या मिलेगा। आप लगातार कंटिन्यू को देखते रहेंगे। हम इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक कीजिएगा और आसपास के दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी वीडियो को देख करके तो धारा का सिलेबस अपना पूरा कर सके। और हाँ, जो भैया लोग, जो भी दीदी लोग पहली बार वीडियो को देख लें, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैट्रिक बोर्ड के लिए बेसिक से एकदम एक एक चीज की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या नाम है चैप्टर का। दोस्तों, विद्युत धारा। ध्यान से देखिए, विद्युत धारा। हम बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप लोगों के सामने धारा से जुड़ी हुई चीजों को जल धारा लिख दिए हैं, धारा लगा हुआ है, जल धारा लिख दिए हैं। ठीक है, जल धारा वो अमृत धारा है, सॉरी अमृत धारा है, ये जल धारा है और ये रक्त धारा है। ध्यान से समझेंगे। पहले धारा का मतलब क्या होता है। धारा का मतलब होता है कहीं भी किसी चीज का लगातार प्रवाह होना। ठीक है, आप कहीं पर पानी गिरा दो तो पानी एक धार के रूप में बहने लगती है। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? जल की धारा बोल देंगे। दोस्तों, क्या बोल देंगे उसको? जल की धारा बोल देंगे। अगर आपका हाथ पांव कहीं पे कट छट गया, ठीक है, किसी की वजह से, तो आपके हाथ पांव शरीर से कहीं से भी खून बहने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रक्त धारा बोल देंगे। दोस्तों, क्या चीज बोल देंगे? रक्त धारा। ठीक है, धारा का मतलब होता है किसी भी चीज का लगातार क्या होना? प्रवाह होना या बहना। ठीक है, उसी तरह अगर जो कहीं दूध की धारा बह रही है, लगातार एकदम दूध बहे जा रहा है, ठीक है, जैसे पूजा वूजा, भगवान शिव का पूजा वूजा होता है तो देखते हो कि उसके ऊपर बेलपत्र वगैरह चढ़ाने के बाद दूध डाला जाता है, तो दूध की धारा वहां पे बह जाती है। ठीक है, उसी तरह अमृत अगर जो बहेगा तो अमृत की धारा। ठीक है, अब अमृत के रूप में कुछ भी, दूध भी अमृत हो सकता है। ठीक है, अब आइए, विद्युत धारा में उसी तरह से कुछ ना कुछ लगातार प्रवाह होना चाहिए। जैसे जल धारा में जल प्रवाह होता है, रक्त धारा में खून प्रवाह होता है, अमृत धारा में दूध वगैरह प्रवाह होता है, उसी तरह विद्युत धारा में भी कुछ ना कुछ लगातार प्रवाह होना चाहिए। क्या चीज का होना चाहिए? तो इसका हम यहाँ पर एक परिभाषा छोटा सा लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पकड़ा गया होगा कि विद्युत धारा में क्या चीज का लगातार प्रवाह होगा? तो आवेशों का प्रवाह होगा। दोस्तों, हम ये भी समझेंगे कि आवेश क्या है। पहले परिभाषा थोड़ा सा देख लें। विद्युत धारा समझने के लिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा, लेकिन हम पहले धारा का मतलब समझा रहे हैं। ठीक है, धारा का मतलब लगातार किसी चीज का प्रवाह या बहना होता है। पानी कहीं पर लगातार बह रहा है तो उसको बोल देंगे जल धारा। खून किसी के शरीर से लगातार बहने लगे, कट छिल जाने के कारण, तो उसको बोलेंगे रक्त की धारा। अगर जो दूध कहीं पे गिर रहा है तो दूध की धारा बोलिए या उसे अमृत धारा बोल दो जी। ठीक है, तो विद्युत धारा में लगातार किसी चीज का क्या प्रवाह होता है? तो दोस्तों, आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। पहले तो ये छोटी सी परिभाषा याद रखेंगे। ऐसे विद्युत धारा का हम जब मूल रूप से परिभाषित करेंगे तो बहुत अच्छा सा परिभाषा आएगा, लंबा चौड़ा। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजों का व्याख्या ऑटोमेटिक मिलेगा। वहीं से आपको विद्युत धारा का फॉर्मूला वगैरह भी मिलेगा। अभी केवल इसको समझने के लिए, धारा को समझने के लिए हम केवल इसको देख रहे हैं। ठीक है, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। परिभाषा छोटा सा ये याद रख सकते हैं, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 2। आवेश कहीं पर प्रवाह होता है तो उसको विद्युत धारा कहेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी चालक तार से आप करंट प्रवाहित करते हो, पलक में घुसा देते हो, करंट प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, चालक तार के रूप में ये देखिए, चालक तार यहाँ पे है। अब इसमें करंट प्रवाहित होता है, तो करंट मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है आवेश प्रवाहित होता है। दोस्तों, क्या प्रवाहित होता है? आवेश। ठीक है, आवेश लगातार बहते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा परिभाषा, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को और बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पे देखिए समझाया जाएगा। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट को हम इसको लंबे चौड़े में बहुत पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। ध्यान रखिएगा दूसरा पॉइंट। फिर से बोले दोस्तों, विद्युत धारा आपको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने का है। ठीक है, और इसे बेहतरीन ढंग से एकदम आसान शब्दों में पढ़ाएंगे। बस आप लोग एकदम कॉलम कॉपी निकाल कर कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम प्रति सेकेंड। अब भाई साहब, कूलम क्या है? सेकेंड तो चलिए पहचानते ही, समय का मतलब सेकेंड होता है।
लेकिन कूलम क्या है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कूलम प्रति सेकेंड होता है या एम्पियर होता है, ठीक है। आपको क्या बोले, एक ही चीज के बारे में पता चलेगा। अब ये कूलम प्रति सेकेंड विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कैसे हो गया, हालांकि इसे एकल पद में एम्पियर भी कहा जाता है। आपके अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उसमें एम्पियर को देखने का संभावना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और इस चैप्टर से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भंडारा लगा होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्युत धारा के चैप्टर से बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा जैसे मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति सेकेंड। ध्यान से देखिए, सी से हो गया कूलम प्रति सेकेंड, ठीक है। कूलम प्रति सेकेंड इसी को क्या कहा जाता है, एम्पियर। तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। कूलम प्रति सेकेंड के लिए, कूलम के लिए सही संकेत हो गया, प्रति का चिन्ह हो गया, सेकेंड के लिए एस, या एम्पियर होता है, ठीक है। हम इसको ये नहीं देखेंगे आने वाले समय में कि कूलम प्रति सेकंड कैसे आया, इसका सूत्र से आता है दोस्तों, ठीक है। और सूत्र अभी आपको मिलेगा लेकिन इतना जल्दी में, ठीक है। चलिए, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और समझते हैं कि आवेश क्या है। जो सबसे पहले विद्युत धारा को अगर जो बेहतरीन ढंग से समझना है तो आवेश को समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेला आवेश का, सारा जो सेटिंग है ना दोस्तों आवेश का है, ठीक है। कहीं भी पंखा, टीवी, सीडी कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, ट्यूबलाइट जला रहे हो, यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो सबका प्रवाह, सबके पीछे का कारण क्या, आवेश है। तो पहले आवेश को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आवेश को एकदम बेसिक से चीजों से देखते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग प्रयोग भी किए हुए हैं। चलिए देखते हैं आवेश। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, चार्ज, ठीक है। तो पहले तो यहीं से आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल चीजों को समझाते हैं। आवेश का इंग्लिश क्या होता है, चार्ज। अब आप लोग याद कीजिए, मोबाइल आप लोग चार्ज में लगाते हो कि नहीं लगाते हो? मोबाइल आप लोग चार्ज बिल्कुल लगाते होंगे। मोबाइल आप लोग चार्ज कब लगाते हो, जब देखते हो कि बैटरी उसका खत्म होने वाला है, तो मोबाइल को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने का मतलब हुआ उसमें आप आवेश दे रहे हो। मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हो मतलब मोबाइल में क्या कर रहे हो, आवेश दे रहे हो। और आवेश जा कैसे रहा है, तो करंट उसमें तार जोड़ दिए ना, तो स्विच वगैरह से करंट से होकर के आवेश निकल रहा है और आपकी मोबाइल के बैटरी में जा करके स्टोर हो रहा है। स्टोर हो रहा है मतलब जमा होता जाता है। और वही वाला आवेश जब जमा हो जाता है तो बैटरी आपका फुल चार्ज हो जाता है। पूरी तरह से जमा हो जाने के बाद वो बैटरी आपका 100% फुल चार्ज हो गया। उसी को बोलते हैं क्या करना, चार्ज करना। और फिर उसी का उपयोग फिर धीरे धीरे आप लोग खपत करते जाते हो, फिर बैटरी का चार्ज यानी आवेश धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चार्ज से केवल इस चीज का पता लगाएं कि आप लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे उपकरण को चार्ज किया जाता है, तो चार्ज का मतलब क्या हुआ वहां पे, क्या आप उन चीजों में आवेश दे रहे हो। क्या दे रहे हो दोस्तों, आवेश दे रहे हो, ठीक है। चलिए अब ये आवेश क्या है उसको समझते हैं। तो आवेश, देखिए आवेश को देखा नहीं जा सकता दोस्तों, आवेश को आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप तार जोड़ दिए, लाइट दे दिए तो देख सकते हो कि हाँ देखो भाई तार से ना आवेश चलना शुरू हो गया। नहीं, आवेश दिखाई नहीं पड़ सकता। तो क्या बोला गया है आवेश के बारे में कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। ध्यान रखेंगे, आवेश जो है क्या है, गुण है इसका, वस्तु का, ठीक है, जिसके कारण आवेश किसी भी वस्तु का हो सकता है। समझिएगा परिभाषा, आवेश किसी वस्तु का, आवेश क्या है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसे किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ने पर, ध्यान दीजिए, किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या करने पर दोस्तों, रगड़ने पर, ठीक है। रगड़ते हैं ना, समझाएंगे एक एग्जांपल लेके, जो कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने पढ़ाई के दौरान किया होगा। क्या किया होगा, समझाएंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसे किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ने पर आकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण का मतलब चिपकता है, ठीक है। उस गुण को क्या कहेंगे, आवेश कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश को क्या चीज से सूचित किया जाता है दोस्तों, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। तो क्या परिभाषा बोला, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसे किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ने पर वे वस्तु के साथ आकर्षण का अनुभव करता है, उसे गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहले बोल दिए आवेश कभी दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोग बच्चे में, ठीक है, स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके टीचर वीचर जब नहीं होते होंगे तो आप लोग खेल खेल में क्या किए होंगे, कलम निकाले होंगे, अपने सूखे बालों में रगड़े होंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या किया होंगे, रगड़े होंगे। तो क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। सूखे बालों में कलम को जब रगड़े होंगे ना, उसके बाद
छोटी छोटी महीन महीन कागज के ऊपर कलम को ले जाएंगे ना, तो कागज क्या हो जाएगा, कलम में आकर्षित हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा। अब बताओ ये किसके कारण ऐसा हो रहा है। एक तो रीजन ये हो सकता है कि सर हम माथे सर में बाल में तेल लगा हुए हैं तो तेल से कागज चिपक गया, चलो ठीक है वो मान लेते हैं। लेकिन अगर जो सूखा बाल में किया जाए, अर्थात बाल में तेल उल कुछ भी लगा हुआ ना हो, तब भी यह घटना घटेगी ही घटेगी। ठीक है, ये घटना घटेगी ही घटेगी। वो किसकी बदौलत होता है, आवेश की बदौलत होता है कि जब हम कलम को अपने सूखे बाल में रगड़ते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, और उसी गुण के कारण क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने में चिपकाता है। ठीक है, और भी देखेंगे, बहुत सारी मजेदार चीजें देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आवेश का ये क्या हो गया, वस्तु का गुण है, जो कि ऐसे नहीं होता है किसी वस्तु को दूसरे में रगड़िएगा तब होगा। अब यहां से ना दिमाग लगा लीजिए कि करंट जब बहता है तार में, तो तार को कौन रगड़ता है, जो आवेश से चल रहा है। तो समझाएंगे, आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, आगे समझते हैं। आवेश का एसआई मात्रक, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ध्यान से देखिए, हम एक एक चीज को लिखाते हैं। अगर जो कूलम नहीं रहा तो रहेगा एम्पियर सेकेंड। क्या रहेगा, एम्पियर सेकेंड रहेगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम भी होता है, ध्यान रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछा तो आपके चारों ऑप्शन में से ज्यादा संभावना है कूलम देने का। अगर जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा तो ज्यादा संभावना है कि आपके चारों ऑप्शन में से क्या रहेगा, एम्पियर रहेगा। ध्यान से रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। लेकिन मेरा कहना है कि जब अगर जो दूसरे स्टूडेंट से बेहतर करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो केवल ऊपर ऊपर में पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए। ठीक है, जिस तरह से आप केवल एम्पियर को जानकारी रखते हैं तो वो अधूरी जानकारी है। देखो, धारा का मात्रक एम्पियर ही खाली में केवल नहीं होता है, कूलम प्रति सेकेंड भी होता है। उसी तरह आवेश का एसआई मात्रक केवल कूलम ही नहीं होता है, एम्पियर सेकेंड भी होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, एम्पियर सेकेंड, और वहां पे क्या है, कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या दोस्तों, कूलम प्रति सेकेंड। तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लिख करके याद कीजिए। ठीक है, पहले तो समझ लीजिए, कूलम किसका मात्रक हो गया दोस्तों, आवेश का। एम्पियर किसका मात्रक हो गया, विद्युत धारा का। ठीक है, मेन मात्रक आपका यही है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आजकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, आपको ऑप्शन नंबर ए में दे देगा कूलम और बी में दे देगा एम्पियर सेकेंड। ध्यान से देखिए, प्रति नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, एम्पियर सेकेंड डायरेक्ट लगा हुआ है। कैसे आया ये भी आपको सूत्र से ही पता चलेगा, लेकिन हम बोले ना अभी आपको सूत्र नहीं मिलेगा। धैर्य रखिए, पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत लंबा ये चलने वाला है। ठीक है, एकदम आसान सा चलेगा। ठीक है, कूलम होता है या कूलम रहा, साथ ही साथ किसी अन्य ऑप्शन में एम्पियर सेकेंड भी रहा, तो आपका ऑप्शन कूलम वाला भी सही होगा और एम्पियर प्रति सेकंड वाला भी, सॉरी एम्पियर सेकंड वाला भी सही होगा। यानी जिसमें लिखा रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेश तथा विद्युत धारा दोनों का दोनों अदिश राशि है। ध्यान से देखिए, आवेश भी अदिश राशि है और विद्युत धारा दोनों का दोनों अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी, क्योंकि 2-3 साल पहले जो लगभग है 2020-21 के एग्जाम में पूछा गया था कि विद्युत विभव कैसी राशि है। तो जब विभव में पहुंचेंगे तो विभव के बारे में बता देंगे। ठीक है, ऐसा सुन लीजिए, विद्युत विभव एक सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन आवेश और विद्युत धारा दोनों का दोनों कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आवेश और विद्युत धारा दोनों का दोनों अदिश राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेश और विद्युत धारा दोनों कैसी राशि है, अदिश राशि है। कॉपी पे नोट कीजिए दोस्तों, अगर जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो केवल देखे नहीं, कॉपी पे लिखते जाइए। आगे पॉइंट समझते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है दोस्तों। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो आवेश का, दो प्रकार का। एक का नाम है धन आवेश, एक का नाम है ऋण आवेश। ध्यान से देखिए, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आगे समझते हैं कि धन आवेश कब उत्पन्न होगा और ऋण आवेश, समझिएगा। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब आवेश परमाणु में कैसे, कहां पे होता है वो समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज का रीजन क्या है, परमाणु। परमाणु भी हो सकता है, क्योंकि पदार्थ का जो मिलावट, पदार्थ कितना बड़ा हो, चालक तार हो, कुचालक तार हो, सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पहले परमाणु में देख लेते हैं आवेश की स्थिति क्या है। आवेश दो प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे, धन आवेश, ऋण आवेश। अब परमाणु में आवेश की स्थिति क्या है, पहले तो ये समझते हैं परमाणु की संरचना। संरचना मतलब क्या, बनावट। परमाणु की संरचना 3 मौलिक कणों से होकर हुई है। परमाणु की संरचना 3 मौलिक कणों से होते हैं। एक का नाम है मौलिक कण का इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। ध्यान से सुने, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन जिसको ई से सूचित किया जा सकता है, एक का नाम है प्रोटॉन जिसको पी से और न्यूट्रॉन एन से।
ध्यान रखेंगे परमाणु की संरचना कितने मौलिक कण है? 3 मौलिक कण। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन ध्यान रखिए परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? तो आंसर बोलेगा 3। पूछा जाएगा कौन कौन, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन जो कण है क्या है? ये सब मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन जो कण है उस पर आवेश कितना रहेगा? प्रोटॉन जो कण है उस पर आवेश कितना रहेगा? और न्यूट्रॉन जो कण है उस पर आवेश कितना रहेगा? ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। ई बराबर लिखा गया मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 सी से मतलब क्या हो गया? कूलम। ध्यान रखिएगा आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है जिसे सी से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 किलो। बढ़िया से डाटा देखिए दोस्तों, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना वो ऋण आवेश होता है। ध्यान रखिएगा ऋण आवेश आप नहीं बोलोगे तो हो जाएगा गलत। कोई पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है तो बोलिएगा 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद ऋण आवेश बोलिए, नहीं तो ऋण आवेश नहीं बोलिएगा तो आगे में ही माइनस लगा दीजिए। आगे में ही माइनस लगा के बोलिए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर जो माइनस आगे नहीं लगाइएगा तो उधर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, या लास्ट में बोलना पड़ेगा। अगर माइनस नहीं लगाते हैं तो बोलना पड़ेगा 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम ऋण आवेश। या माइनस लगा देते हैं तो डायरेक्ट बोलिएगा माइनस 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। फिर ऋण आवेश बोलिए, जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए हटा देते हैं इसको क्योंकि ब्रैकेट में हम ऋण आवेश लिख चुके हैं। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक वही परिमाण प्रोटॉन पर भी आवेश का होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कितना ही 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन पर भी आवेश उतना ही। यानी कि आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पे समान होता है। लेकिन एक कंडीशन है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेशित होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है क्या होता है? धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है धन आवेश, और दोनों का आवेश परिमाण जो होता है समान होता है। इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन पर भी आवेश 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम ही होता है। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धन आवेश। प्लस लगा सकते हो नहीं तो ब्रैकेट में लिख सकते हो धनावेशित। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब तक आप इन सब छोटे छोटे चीजों को नहीं समझिएगा विद्युत धारा को गहराई में नहीं समझ सकते हो। विद्युत धारा को आप अगर जो ऊपर ऊपर चाहोगे तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रट्टा मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर जो बेहतरीन ढंग से प्रोफेशनल तरीके से आपको विद्युत धारा को पढ़ना है तो एक एक चीज को समझना पड़ेगा। आगे समझते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हो गया, दोनों पर आवेश समान समान होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला आवेश ऋण आवेश है, प्रोटॉन वाला आवेश धन आवेश। अब देखते हैं जो परमाणु के तीसरा मौलिक कण है न्यूट्रॉन। तो भैया न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 0 कूलम। सी फॉर क्या? कूलम। न्यूट्रॉन पर 0 कूलम का मतलब कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है। कोई आवेश जिस पर ना रहे उसको क्या बोलते हैं? उदासीन। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? धनावेश, सॉरी ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धनावेश। लेकिन न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं है। और जिस पर ना धन आवेश हो ना ऋण आवेश हो उसे क्या कहा जाता है? उदासीन कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, याद रखिएगा। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन कण है, अर्थात न्यूट्रॉन पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं पाया जाता। आगे देखिए दोस्तों, अब यहां से क्या देखते हैं? परमाणु की प्रकृति कैसे होती है। देखिए प्रकृति, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पूछेगा ऋणावेशित बोलिएगा, प्रोटॉन की प्रकृति बोलेगा धनावेशित बोलिएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की प्रकृति बोलेगा उदासीन बोलेगा, और परमाणु की प्रकृति बोल दे तब भी वो भी क्या है? उदासीन है। विद्युतता शब्द लगा हुआ है, विद्युतता का मतलब विद्युत धारा के दृष्टिकोण से। ठीक है, बताया जाएगा ये सब चीजों को। ध्यान रखिए परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? ये भी उदासीन ही होती है। पूर्ण रूपेण नाम क्या है? विद्युतता उदासीन। क्या होती है परमाणु की प्रकृति? उदासीन होते हैं। अब ये क्यों उदासीन होता है? परमाणु की प्रकृति उदासीन होने का मतलब क्या बताएं? कि कोई आवेश नहीं रहेगा। परमाणु में कोई आवेश नहीं होता। क्या? बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, थ्योरी आगे क्या देने वाला है। अगर किसी भी तत्व के परमाणु की बात किया जाए तो जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है ना, ठीक उतनी ही संख्या प्रोटॉन की भी होती है।
जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होती है। अगर जो एक तत्व सोडियम की बात करें तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे और 11 प्रोटॉन भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं समान होती है। और आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर उतने परिमाण का धन आवेश पाया जाता है। तो भैया जितना परिमाण का ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन वाला, उतने परिमाण का धन आवेश है प्रोटॉन वाला। तो कुल मिलाकर देखोगे तो जितना प्लस उतना माइनस, कट करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कट करके टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब परमाणु का कुल आवेश देखिएगा तब। तो परमाणु में कुल आवेश देखने का मतलब है कि परमाणु के जो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन उसका आवेश, और परमाणु के जो मौलिक कण है प्रोटॉन उसका आवेश। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है। तो दोनों का आवेश बस जोड़ करके बता दो कि परमाणु पर कितना आवेश है। तो जब दोनों का जोड़िएगा तो दोनों का आवेश सेम होता है, प्लस माइनस से टोटल कट जाएगा। तो परमाणु पर भी कोई आवेश नहीं है, अर्थात परमाणु क्या होता है, उदासीन होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछ ले क्वेश्चन, परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युतता उदासीन। पूछ ले क्यों ऐसा होता है, तो आप लोग आंसर में लिखिएगा। बोल लिखना चाहे तो हम बोल रहे हैं, कलम से आप लोग लिख सकते हैं। क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, इसलिए कुल आवेश शून्य हो जाता है, अर्थात परमाणु उदासीन हो जाते हैं। यही मेन आंसर होगा अगर जो रिटर्न में लिखना चाहे तो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी अपना आंसर लिख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर, आगे समझते हैं, किसी वस्तु पर आवेश तभी उत्पन्न होता है जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ध्यान से समझिए, किसी वस्तु पर, हम अभी भी आवेश के टॉपिक में, किसी वस्तु पर आवेश कब उत्पन्न होगा पूछ ले तो बोलेगा कि जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। जब वस्तु से क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलेगा दूसरे वस्तु में जाएगा। ध्यान से समझिए। और ये कब होगा, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या करिएगा, रगड़ने पर। क्या करने पर, रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। ध्यान रखिए, वस्तुओं को क्या करने पर, रगड़ने पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तभी क्या उत्पन्न होगा, आवेश। अब यहाँ पे हम दो वस्तु को उदाहरण लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। दो उदाहरण लिए गए, आप लोग इन उदाहरणों को एकदम बढ़िया से समझ लें और ध्यान रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आवेश उत्पन्न हो रहा है और आवेश को देख कर नहीं बताया जा सकता, उसको विशेष वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको जो लिखा जा रहा है, दिख रहा है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कांच की छड़ यानी कि, कांच यानी क्या, शीशे की छड़। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे, जब कांच की छड़ को किससे रगड़िएगा, रेशम के कपड़ा से रगड़िएगा, तो वैज्ञानिक तरीके से ये प्रमाणित किया जा चुका है कि कांच की छड़ का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर चला जाता है। ध्यान रखिएगा, कांच की छड़ का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर चला जाता है। और ये भी ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जब होता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित हो जाता है, उस पर धन आवेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है ना, उस पर ऋण आवेश आ जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाला धनी होता है, मालूम होगा आपको, जो दान करता है वो धनी है, तो धनी से धन आवेश। और लेने वाला जो है ना, वो कर्जदार होता है। ठीक है, कर्ज में डूबा रहता है, ऋण ही होता है, तो ऋण आवेश। देने वाला धन आवेश, लेने वाला ऋण आवेश। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ अपना कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर दे देता है, या यूं बोल दें कि कांच की छड़ का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर चला जाता है। अब कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर आपका आ जाएगा धन आवेश। ठीक है, ध्यान देंगे। और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर आपका आ जाएगा ऋण आवेश। ध्यान से देखिए, कौन धन आवेश कौन ऋण आवेश हो जाएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ने पर किसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले ये याद रखिए। तो भैया कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा में जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धन आवेश में चला जाता है, उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आता है वो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए। ये तो था कांच की छड़ रेशम का कपड़ा, तो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर गया, तो कांच की छड़ पर धन आवेश, रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश। लेकिन दूसरा उदाहरण समझिएगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है,
एवोनाइट की छड़, जिस तरह से कांच का छड़ होता है उसी तरह से एवोनाइट एक पदार्थ का होता है, जिससे ग्रेफाइट होता है उसी तरह से एवोनाइट भी होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का देखे हुए ना, पेंसिल में डाला रहता है, तो वो ग्रेफाइट का छड़ बोल सकते हैं, पतला छोटा स्तर पर हो गया। वैसे ही एवोनाइट का छड़ होता है। जो एवोनाइट की छड़ को ऊन का कपड़ा से रगड़िए, क्या चीज से रगड़िए दोस्तों? ऊन का कपड़ा से रगड़िए। ध्यान से सुनेंगे, एवोनाइट की छड़ को जब ऊन के कपड़ा से रगड़िएगा तो अभी उल्टा होगा, कपड़ा कपड़ा का इलेक्ट्रॉन जो होगा ना छड़वा पे चला गया, यानी एवोनाइट की छड़ पर ऊन का कपड़ा का कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ पर आ जाता है। यहाँ पे क्या था, कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर गया था, छड़ का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर गया था, लेकिन अब ऊन के कपड़ा का इलेक्ट्रॉन ही एवोनाइट की छड़ पर चला आता है। ध्यान रखेंगे दोनों ही का एकदम, किसको किससे रगड़ना है? कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ना है, एवोनाइट की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ना है। कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ा पर चला जाएगा तो कांच का छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। इधर देखिए, ऊन के कपड़ा का इलेक्ट्रॉन कांच के एवोनाइट के छड़ पर चला आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऊन का कपड़ा, ये हो जाएगा इस बार धनावेशित, और एवोनाइट का छड़ हो जाएगा क्या? ऋणावेशित। आपको ये चीजें याद रखने पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं। आप प्रैक्टिकल करोगे, कहां से लाओगे जांच पड़ताल करने के लिए? ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा। इन दोनों उदाहरणों को बढ़िया से देख लें। ऊन के कपड़ा को से जब एवोनाइट का छड़ रगड़ेंगे तो ऊन का कपड़ा का इलेक्ट्रॉन एवोनाइट के छड़ पे चला आएगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो धनावेशित, जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गया वो ऋणावेशित। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरी तरह से आज का पार्ट 1 जो है आपको समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए समझने का, आप लोग लिखते भी जाइए, ठीक है, तभी आपको चीजें क्लियर होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें भी होना चाहिए, जैसे सोडियम का संख्या देने होता है, इसमें परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो, प्रोटॉन भी 11 हो, ये सब चीजें थोड़ा बेसिक सब चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पार्ट 1 जो है विद्युत धारा संबंधित रहा, जिसमें हम स्पेशल विद्युत धारा के बारे में नहीं बताए हैं। ध्यान रखिए, विद्युत धारा भी नहीं है, अभी तो हम यहां से जो शुरू किए आवेश के बारे में ही बताए। और ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा में धारा का मतलब क्या होता है, धारा का मतलब समझ जाएगा तो विद्युत धारा का छोटा सा परिभाषा जो दिया गया उसको भी समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो में पार्ट 1 में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आवेश के बारे में समझाया गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, ध्यान रखें। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पर भी वही आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला आवेश ऋणावेशित, प्रोटॉन वाला आवेश धनावेशित। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन और ये दोनों एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर जो यहाँ तक पहुंचे, अभी तक आप लोग अगर जो कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं तो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, एकदम फुल्ली तरह से बोल रहे हैं दोस्तों। और अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।